Good morning, everyone. We'll try learning today a concept of constitution where we'll understand as to whether who is more powerful and in the constitution who has been given greater power, the parliament or the judiciary. So why I'm taking up this topic today is that there has been many questions or there has been many controversies running around. At one stage, some people say that parliament is more powerful, parliament can make any law, and on the second hand, on the other hand, people say that judiciary is more powerful because judiciary has the power to nullify or invalidate any of the laws or any of the actions of the executive और द लेजिस्लेचर. सो टेक्निकली हम समझने की कोशिश करेंगे यहां पर एक ही बात को कि कौन ज्यादा पावरफुल है, किसके अंदर ज्यादा ताकत है. वो संसद है जिसके अंदर उतनी ताकत है जो कुछ भी बना सकती है, कुछ भी बदल सकती है, या कि न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका अपनी ताकतों के तहत कार्यपालिका और संसद दोनों के कार्यों को इनवैलिडेट करती है, निषेध करती है, कहती है कि ये आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि संविधान आपको इसकी अनुमति नहीं देता है. तो समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में संविधान में किस तरीके से इन दोनों हिस्सों को लाया गया है, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक डॉक्ट्रिन है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रतिकरण जो है, तो शक्ति के प्रतिकरण में किस तरह से तीनों विभाग जो हैं, that is legislative, executive and the judiciary, how this separation of power works in India. And at the same time, we would also like to get into the idea that how beautifully India has adopted, because while in last session I was talking about the different critiques who have said that India has adopted or India has borrowed many of the concepts from England, some from America, some from Australia, some from Germany. So Indian constitution has been criticized as a bucket of borrowed concepts. But the idea is that we are looking at the concepts that have been borrowed, but when we look to the ideas as to how they have been borrowed and what changes have been brought in that borrowing, then we'll realize that any idea that has been borrowed is not exactly used in the way it has been borrowed. मतलब इसको ऐसा समझिए कि हमने कई लोगों से कई चीजें ली, लेकिन लेने के बाद क्या जिस तरीके से, जिस परिस्थिति में जो चीज समझी हमने दूसरों की, क्या उसी स्वयं रूप में उसे ले लिया या फिर कुछ बदलाव लाया, या कि हमने कुछ बदला है उसमें, तो ये जानने की कोशिश हम करेंगे. तो एक जो बात चलती है वो चलती है सबसे पहले पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी. ठीक है. एंड देन वी टॉक अबाउट वर्सेस जुडिशियल सुप्रीमेसी, कौन ज्यादा प्रभावशाली है. तो अब इन दोनों को समझने के लिए हम ये समझने की कोशिश सबसे पहले करेंगे कि किस आइडिया, किस कॉन्सेप्ट को कहां से लिया गया है. तो देखिए, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जो है ये है एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट. ये इंग्लैंड से लिया हमने. जुडिशियल सुप्रीमेसी ये लिया हमने अमेरिका से. ठीक, बोरोड है. क्लियर, समझ में आ रहा है यहां पे कि these two ideas are specifically, one is from England and one is from America. So at the plain looking at it plainly or plain learning will say that it is a concept that has been borrowed, but whether it has been borrowed in the same way as it is in England or whether it is the same way as it is in America, how different we are from the idea that England has used when they are saying
द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। तो देखिए, एक बेहतरीन सी कहानी समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद समझेंगे, क्योंकि फलक्रम वहीं पर है। जब आप उस कहानी को समझ जाएंगे कि कोई भी राष्ट्र जब अपना संविधान बना रहा होता है, तो उसके संविधान बनाने की प्रक्रिया में एक जो बहुत अहम चीज होती है, वो होती है ऐतिहासिक सीख। और उस ऐतिहासिक सीख के आधार पे ही संविधानों का निर्माण किया गया है अलग अलग राष्ट्रों को। जब भी किसी राष्ट्र का संविधान आप पढ़ रहे होते हैं, तो आपको केवल एक चीज समझने की कोशिश करनी है कि उसकी इतिहास में क्या हुआ है, और जब वो संविधान बनाया गया है तो इतिहास में क्या बदला जा रहा था। इस तरीके से ऐसा क्या हो रहा था इतिहास में कि संविधान बनाने वालों ने उन हिस्सों को रखा जो उनकी जनमानस के लिए होता है। एक बात जो आमतौर पे कही जाती है कि वी प्रीच व्हाट वी हैव लर्न्ड इन आवर एक्सपीरियंस, एंड whatever we say to the people or whatever we teach to the people is our learning and our experience. Okay, so when we talk about England, so England has talked about parliamentary sovereignty. वहां का संसद जो है अपने आप में इतना ताकतवर है कि वो हर कानून को बना सकता है और हर कानून को बिगाड़ सकता है। मतलब यहां तक भी कह सकते हैं पूर्णतः कि वहां की संसद इतनी ताकतवर है कि वो स्वयं को भी खत्म कर सकती है। ये सोवरेन शब्द यही एक भाव स्थापित करता है। सोवरेन, संप्रभु। वहां की जो संसद है वो संप्रभु है। संसद को संप्रभुता मिली हुई है इंग्लैंड में, और ऐसा भारत में नहीं है और ना ही अमेरिका में है। क्यों है ये कहानी, समझते हैं पहले। तो इंग्लैंड में मोनार्की थी और वहां के लोगों ने मोनार्की देखी, वहां के राजशाही को देखा और वहां के राजतंत्र में जीवन यापन किया। और जब आधुनिक युग में डेमोक्रेसी क्या आया कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए, जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था की बातें होनी शुरू हुई, तो उनकी सीख क्या थी, उनकी ऐतिहासिक सीख क्या थी? उनकी ऐतिहासिक सीख ये थी कि यदि किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक समूह को ताकत दे दिया जाएगा, तो शायद वो जो सीमित समूह के लोग हैं वो टायरनिक हो सकते हैं। ठीक है, और वो जनमानस को प्रताड़ित कर सकते हैं। एक भाव है ये, बस समझने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पे भरोसा करें। अगर हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम इस चीज की बात करेंगे जिन पे हमने भरोसा किया है, जिनको हम वोट देके अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे दुखों को समझेगा या फिर हमारी समस्याओं को समझेगा या फिर हमारी उन्नति के लिए कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि केवल दुखों को समझने वाला व्यक्ति ही हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो। जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे हर भाव को समझ रहा है, हमारी आवश्यकताओं को जान रहा है और वो पूरा पूरा कार्य हमारी आवश्यकता के अनुसार करेगा। इसलिए उनने क्या कहा कि हम पार्लियामेंट बनाएंगे और ये पार्लियामेंट जो है, दिस पार्लियामेंट विल बी पावरफुल इनफ टू वर्क फॉर द पीपल बिकॉज दिस पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कॉमन पीपल। ठीक है, इसलिए पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की बात वो करते हैं। अब आते हैं इस भाव में कि अमेरिका में क्या हो रहा है। आखिरकार अमेरिका ने जुडिशियल सुप्रीमेसी क्यों लिया? वहां पे जुडिशरी इतनी ताकतवर है कि वो किसी भी कानून को इनवैलिडेट कर सकती है। एक तो अंतर यह है कि इंग्लैंड में कोई लिखित संविधान नहीं है और अमेरिका में लिखित संविधान है। अब लिखित संविधान में बदलाव लाने की क्षमता किसके पास है, किसको ताकत दिया गया है? लिखित संविधान में बदलाव लाने का भाव जो है वो विधायिका को होता है, लेजिस्लेचर को। लेकिन अमेरिका में यह भी कहा गया कि लेजिस्लेचर जो है वो कोई एक्शन लेता है, उसको इनवैलिडेट करने की ताकत वो लोग जुडिशरी को देते हैं। वो ताकत जुडिशरी को देते हैं। दैट पावर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू जुडिशरी, दैट जुडिशरी कैन गेट इनटू द प्रोसेस of invalidating any of the laws
if they find that law made by the legislature is ultra-vire or to any way it is not in accordance to the need of the people or it is against the people. And what is the idea? Why did they look into this brief idea कि ऐसा होना चाहिए? अब ये समझने की कोशिश करिए कि आखिरकार अमेरिका में हो क्या रहा था। अमेरिका एक कॉलोनी थी जो कि ब्रिटेन के अंदर थी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये एक देखा कि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक कंट्री उन्हें कंट्रोल कर रही है, ठीक। और एक भाव वो भी देखते हैं कि वो पार्लियामेंट जो है वो इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड के लोगों के लिए ऐसे कानून बना रही है जो कि वहां के लोगों के लिए सही है। और सिमिलरली जब वो कोई कानून अमेरिका में अप्लाई कर रही है तो वो कानून एकदम अलग है जो जनमानस के विरुद्ध है। अब इसके पीछे एक तो ये चीज हो सकती है कि कॉलोनी है, हमें एक्सट्रैक्ट करना है, मैक्सिमम वो कर रहे हैं, ये भाव है। लेकिन लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया? अमेरिकन लोगों ने जब पूरा स्ट्रगल किया अपने इंडिपेंडेंस का और इंडिपेंडेंस को अचीव किया, तो वो क्या रियलाइज कर रहे हैं? वो एक चीज रियलाइज कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ला देते हैं, उनका सीधा सोचना यह है कि अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाते भी हैं अपने संविधान के तहत और एक पार्लियामेंट बना देते हैं और उस पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो कानून बनाएंगे और उस कानून को अप्लाई किया जाएगा, तो उन्होंने ये कहा कि या सोचा कि चलो ये तो हम कर सकते हैं, इसको करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उनकी सीख एक और थी, उनकी सीख ये थी कि वो पार्लियामेंट जो है, वो रिप्रेजेंटेटिव लोग जो हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं, वो खुद भी टायरेंट हो सकते हैं, क्योंकि इंसान के नेचर में है वो इंसान के नेचर में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे कानून, और उस कानून के तहत अगर कुछ भी ऐसा किया जाएगा जो उस कानून के विरोध में जा रहा होगा, तो जुडिशरी को हम ताकत दे रहे हैं, न्यायपालिका को हम ताकत दे रहे हैं। वी आर गिविंग दैट पावर टू द judiciary to balance it, to check it and say that any law that is ultra or against or infringes any of the right of the people or any law that is against the people would be declared ultra vires. And in that process they went to a limit of giving extreme powers of judicial review to the judiciary to a limit that it can invalidate any law. मतलब जुडिशरी को इतनी ताकत दे दी गई कि वो किसी भी लॉ को इनवैलिडेट कर सकता है। अब आते हैं भारत की परिस्थितियों में। अब भारत के कल्चर में एक अच्छी चीज ये थी कि भारत के पूरे सांस्कृतिक भाव में है बातचीत। डिस्कोर्स एंड डिस्कशन इज वन ऑफ द कल्चरल इथोस ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन सिस्टम। अब जब कल्चरल इथोस की हम बात कर लेते हैं तो एक एक्सपीरियंस हमारा जो रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, जब हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थे और ब्रिटेन पार्लियामेंट शासन चला रहा था भारत के ऊपर, तो हमारा एक्सपीरियंस एक मिला कि कानून तो पार्लियामेंट बना रहा है, यह आइडिया अच्छा है, किंतु इंडिविजुअल के राइट्स जो है ना वो हमेशा इन्फ्रिंज किए जा रहे हैं, इंडिविजुअल्स को उतनी फ्रीडम मिल नहीं रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में यह बात थी। और एक बहुत ही अहम भाव यह है कि 1928 में 1928 द मोतीलाल नेहरू कमिटी सेड दैट देयर प्राइमरी आइडिया इज और व्हाट दे वांट टू टेक केयर ऑफ इज द इंडिविजुअल्स राइट्स एंड द इंडिविजुअल्स फ्रीडम। दैट शुड बी द सेंट्रल आइडिया। एंड नाउ व्हेन दिस सेंट्रल आइडिया comes in the mind, and I'm talking about the period that is far more before when this idea of constitution making was there for the Indian people. 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी कहती है कि हमारे लिए सेंट्रल आइडिया क्या है कि हम हर इंडिविजुअल की, हर एक व्यक्ति के फ्रीडम और राइट्स पे हम ज्यादा फोकस करें, ठीक है, और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आए तो फिर उस पर कैसे आए? Then the biggest challenge between the constitution before the constitution maker is how to reach to that point, that balance, that idea that how do we do it. क्योंकि उन्हें यह भी दिख रहा था कि अगर हमने जुडिशरी को सारा पावर दे दिया तो क्या होगा। और अब ये एक डायलेमा है आपके सामने कि आप दोनों परिस्थितियां देख रहे हैं कि पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है,
बट ये भी दिख रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट माइट टर्न टायरेंट अगर उसको एक्सट्रीम पावर्स दे दिए तो, और अगर जुडिशरी को एक्सट्रीम पावर्स दे दिए तो कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंटेटिव्स के हर आइडिया को, हर पॉलिसी को वो चेक करने लगेगा और उसको अल्ट्रा वायर डिक्लेयर कर लेगा अपनी समझ के अनुसार। तो इस भाव में इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किया, इंडियन पार्लियामेंट में ये किया, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, सॉरी आई सेड पार्लियामेंट, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक हार्मोनियस स्ट्रक्चर लाया। हार्मोनियस स्ट्रक्चर। अब ये हार्मोनियस स्ट्रक्चर क्या था? हार्मोनियस स्ट्रक्चर ये था कि हमने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, and we said that this constitution will be the central law. This constitution will be the central law that will deal with the form of government, that will give every right that person needs. It will talk about everything, the very first thing. And in this constitution they said that this constitution will be changed by parliament. When I say will be changed, I do not mean that it can be changed by the parliament. They said that parliament would be that representative body that will make laws for the people of the country. But at the same time, they said that this parliament shouldn't turn tyrant, so they brought in the idea of judicial review. And where do we find this judicial review? Judicial review can be found in article number 13. अगर अनुच्छेद 13 को देखा जाए तो अनुच्छेद 13 सीधा सीधा कहता है कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसी अगर सरकार द्वारा बनाई जा रही है, पार्लियामेंट द्वारा बनाई जा रही है और वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करती है, एनी ऑफ द राइट्स मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज infringed, then that law may be declared as ultra vires. तो आप वो खूबसूरती देखिए कि किस तरीके से कहा गया। ये कहा गया कि पार्लियामेंट इज पावरफुल टू मेक द लॉ, द पार्लियामेंट इज पावरफुल टू मेक द लॉ, बट at the same time they said that parliament is not sovereign. How? Because they said that if any of the law made by the parliament infringes any of the rights mentioned in part 3 of the constitution. Part 3 of the constitution is fundamental rights. तो वो सीधा कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता हुआ कोई भी कानून अगर आता है तो उसे इनवैलिडेट करने का राइट दिया किसको? जुडिशरी को। So now when you look to article 13 and its beauty, तो सेंट्रल आइडिया क्या हो गया? पूरी तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पे सेंट्रल आइडिया क्या हो रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज का बहुत ध्यान दिया कि हमें ख्याल रखना है इंडिविजुअल्स की राइट्स का और फ्रीडम का। एंड व्हेन वी आर सेइंग, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स राइट्स एंड फ्रीडम्स, देन वी आर सेइंग इट क्लियरली दैट दिस विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द पार्लियामेंट. इट इज द वेरी फर्स्ट थिंग. It is the very first thing that could be understood as a point, that the rights of and the freedom of individuals will be taken care of. But they have thought of one exigency also in this line. When they say the rights and freedoms of people will be taken care of by their own representatives who are seated in the parliament, but they say again one thing, that if any of the law that is made by the parliament, that is the representatives of the people, and that law turns out to be something that infringes any of the rights mentioned in part 3 of the constitution, then it can be invalidated or declared ultra vires
the constitution by the judiciary. So what is this? This is the idea of check and balance. Means one of the unit has been empowered to make the law for the people. One of the unit has been empowered to execute those laws and make policies based on those laws for the welfare of the people. But in case if these two wings, that is legislature and the executive, यदि विधायिका और एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका, ये अगर कहीं भी कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि फंडामेंटल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, तो न्यायपालिका को पावर दिया गया है किसका? जुडिशियल रिव्यू का, कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो अब आते हैं वापस उस पुराने सवाल पे कि जब ये इल्जाम लगता है भारत के संविधान पे और संविधान बनाने वालों पे कि वो लॉयर्स का पैराडाइज है, बोरोड कॉन्सेप्ट है, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सीधा सीधा से एक बात कहा गया है कि देखिए हमने बोरो तो किया, हम ये कह नहीं रहे कि हमने बोरो नहीं किया, हम कह रहे हैं कि बोरो किया, लेकिन बोरो करने के बाद भी हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि हमने यथास्थिति किसी चीज को बोरो नहीं, एज इट इज इट हैज नॉट बीन बोरोड, इट इज नॉट बोरोड एज इट, कि जैसा था वैसा ले लिया। क्यों नहीं लिया वैसा? क्योंकि वहां की परिस्थितियां कुछ और थी और भारतीय समाज की परिस्थितियां कुछ और थी, भारतीय लोगों के एस्पिरेंट्स कुछ और थे, हमारी नीड्स कुछ और थी, हमारी जीवन प्रणाली अलग है। तो हमने क्या किया? बदलाव लाया उसमें। और बदलाव किस तरह से लाया? हमने बदलाव ऐसे लाया कि अगर फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर जो हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ध्यान से देखेंगे कि हमने क्या कहा, किसी भी राइट को एब्सोल्यूट नहीं बनाया है। नन ऑफ द राइट्स आर एब्सोल्यूट, दे आर ऑल क्वालिफाइड राइट्स। बाय क्वालिफाइड आई एम सेइंग कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं कि आप ये कर सकते हो, करो, लेकिन आप इन चीजों को नहीं ब्रीच करो। लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपके पास है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 में कहा गया है वो है आपके पास, लेकिन आप देश की एकता अखंडता को नहीं ब्रेक करेंगे, आप किसी को डिफेम नहीं करेंगे, पब्लिक मोरालिटी को ब्रेक नहीं करेंगे। कुछ ऐसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। आपके पास पूरी स्वतंत्रता है कोई भी कार्य करने की, लेकिन उस पे भी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि क्या आप नहीं कर सकते हो, कुछ भी मोरल डिसऑर्डर का नहीं कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप किसी को भी डिमीन नहीं कर सकते हो, किसी को नीचे नहीं दिखा सकते हो, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमने दिया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि यदि विधायिका या फिर कार्यपालिका कोई भी ऐसा कार्य करती है, कोई भी ऐसा कानून बनाती है, कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ब्रीच हो रहे हैं, तो न्यायपालिका को ताकत दिया गया है अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 के अंडर कि वो उसे अल्ट्रावायर या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। अब ये क्या भाव है? ये सामंजस्य इस चीज का है कि देयर इज रूल ऑफ लॉ, there is rule of law in the country, but at the same time this rule of law cannot be overturned by any of the units, that is either the executive or the legislature or the judiciary. And when you see it, you'll find these aspects beautifully ingrained. Like, let's talk about article 14. It might appear that I'm digressing from the point, but you will connect with what I'm talking about. So when I'm talking about article 14 is straightforward, says equality before law. So there are two aspects in it. First is equality before law, and the second is equal protection of law. So equality before law means everybody is equal in front of law, nobody is above the law. So what is supreme? The law is supreme. And when you look to this in form of cultural ethos, then what I'll say is कि when I say everybody is equal in front of law, so I'm placing everybody equal in front of everybody. आप इसको ऐसे समझिए कि यदि दो लोगों के बीच में संवाद हो रहा है, if two people are communicating, तो वो संवाद तब बेहतर होगा, वो डिस्कोर्स बहुत बेहतर तब होगा जब दोनों के दोनों इक्वली सीटेड है। अगर एक हायर अथॉरिटी है और एक सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है, तो क्या लगता है कि वो संवाद होता है?
उसको संवाद समझा जा सकता है, किंतु वो कहीं ना कहीं कमांडिंग पोजीशन की चीज होती है। तो अगर आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सोचने की कोशिश करें, डेमोक्रेटिक सेटअप को समझने की कोशिश करें, तो आप एक चीज जान पाएंगे ऑन अ ग्रेटर एस्पेक्ट, दैट this balance needs to be there to have discourse, dialogue and discussion. Everybody should be seated equally. So equality before law and rule of law, and second is equal protection of law. अब यह भी कहा गया कि हम हर कानून को प्रोटेक्ट करेंगे, हम ऐसा नहीं कर देंगे कि लॉ को हमने बना दिया और उस लॉ को हम प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। और इसी बेहतरी को आप देखेंगे जब कि फंडामेंटल राइट्स जब बनाए गए और फंडामेंटल राइट्स जब दिए गए हैं, तो सवाल यह भी आता है कि आखिरकार वो फंडामेंटल राइट्स क्या कैसे प्रोटेक्ट होंगे, क्या होंगे। तो दो बड़े अच्छे हिस्से दिए गए आर्टिकल 13 में, जो हमने अभी बात करी थी कि आर्टिकल 13 में एक बात कही गई कि कोई भी लॉ, कोई भी पॉलिसी अगर बनाया जाता है बाय द लेजिस्लेचर, एंड इफ दैट infringes any of the fundamental rights, then it can be invalidated by the court, by judicial review. And at the same time, so technically the court has been given the power to invalidate the law. And then then a question arises as to what would an individual do if his or her fundamental right is infringed? What is the course of action? So that course of action is provided in Article 32. See the beauty of balance. See the beauty of check and balance that has been given in the Constitution in Part 3. और यही आइडिया दिख रहा है यहां पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी पे, कि पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, पार्लियामेंट कानून बना सकता है लेकिन वो लिमिटेड है। दैट आइडिया इज the government is limited, and limited by what? Limited by the Constitution of India. ठीक। और साथ में यह भी कहा गया कि जुडिशरी भी पूरी सुप्रीमेसी पे नहीं है, जुडिशरी भी पूरी सुप्रीमेसी पे नहीं है। जुडिशरी भी जुडिशियल रिव्यू तब कर सकती है या चीजों को तब बदल सकती है जब उसको यह दिखेगा कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है। अब आगे के कॉन्सेप्ट जब हम आगे क्लासेस में देखेंगे तो वहां समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी की पूरी जो डिस्कशन और डिस्कोर्स चलता है और टसल चलता है पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में, तो हम पाएंगे कि प्रैक्टिकली कई जगहों पे ऊपर नीचे होता रहता है। जब हम कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है या फिर जुडिशियल ओवर रीच हो रहा है या फिर पार्लियामेंट जुडिशरी को कंट्रोल करना चाह रही है, तो ये सारे चीजें हमें एक चीज में समझ में आएगा कि टेक्निकली भारत में कोशिश क्या की गई है, आइडिया ऑफ चेक एंड बैलेंस डाला गया कि कोई भी अपने क्षेत्र में इस तरह का ना बन जाए कि वो इंडिविजुअल को प्रॉब्लम देने लगे और प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। तो रिप्रेजेंटेटिव भी चेक पे रहे। कौन चेक कर रहा है उसको? जुडिशरी चेक कर रही है। और जुडिशरी अगर कुछ ऊपर नीचे करती है तो लोगों के वेलफेयर के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बनाएगी लोगों के लिए। अब पूरा आइडिया कहां है? अब ये सोचने की कोशिश करिए कि अब मैं जब इतनी बातें कर रहा हूं कि इंडिविजुअल की राइट्स और ये सारी चीजें, तो बहुत बेहतरी इसमें है कि हम लोग जब देखेंगे, और हमने देखा भी है कि जब हम प्रियम्बल पढ़ रहे थे तो प्रियम्बल की ओपनिंग लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो टेक्निकली इंपॉर्टेंट क्या है? इस पूरे संविधान में एक चीज को सेंट्रल रखा गया है, एंड दैट इज द इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री, द पीपल ऑफ द कंट्री। एंड accordingly to these people of the country has been given the powers via democratic setup, making the country a republic, and at the same time providing freedom to them, political, social, economic freedom to them for their development. And all the units have been empowered to do their work and at the same time to check each other. Like executive can be checked by the legislature, legislature can be checked by the judiciary, judiciary can be checked by the other two wings. So there is check and balance. And I will end up this session with a point that
In next session, I'll delve deeper into the fundamental rights, and I'll explain how this idea of borrowing has been imported in a way that the Indian cultural system, the learnings have been implemented in a better way. And more importantly, how they work in the system to balance everything. So hope this idea of judicial supremacy and parliamentary sovereignty is clear to you all, that parliamentary sovereignty would mean that parliament is all powerful to do anything they want to do by making law, but India doesn't have that. India does not have this parliamentary sovereignty. Indian parliament is powerful to make laws, but it is limited by the law, that is the Constitution of India. And if at any point of time parliament tries to do anything or go beyond the Constitution or the limits that has been put on the parliament by the Constitution, or tries to break that boundary, then judiciary is there to check it, that you cannot do this. Clear? And judiciary cannot devise its way to check everything. It can check everything, but that too which is limited by the Constitution. It can review the things, it can make changes in it, it can declare or invalidate any of the law, declare ultra vires any law or invalidate any law, but that too is limited by the Constitution itself. Clear? So in India, rather than having parliamentary sovereignty or judicial supremacy, there is a harmonious structure of check and balance between the parliament and the judiciary. So technically, if you say that judiciary is more powerful, or so there are stories running who is more powerful, the Prime Minister or the CJI, or the parliament is powerful, or the judiciary, the Supreme Court of India is powerful. So technically, whenever this comes in front of you as a question or as a part of discussion, so always remember one thing, that Indian Constitution is the powerful one. Indian Constitution is a supreme, and it in itself has provided limits to the parliament, to the government, to the judiciary. And India has adopted the idea of check and balance. Thank you.